जो 18वीं, हमको अगर फ्रीडम स्ट्रगल समझना है तो हमको उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा, जिस समय की परिस्थितियों में यह देश बना और इस परिस्थितियों में विदेशी शासक आए। जो 18वीं शताब्दी के बाद जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ था, 18th सेंचुरी का सोशल और इकोनॉमिक लाइफ किस तरह से था। लेट्स अंडरस्टैंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 18th सेंचुरी। जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ 18th सेंचुरी का था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले कर रहा है किस मामले में, कि जो हमारा प्रोग्रेस था, why the foreign powers were able to control our the country। यह सवाल समझने की आवश्यकता है कि आखिर इतने बड़े देश में फॉरेन पावर्स लगातार कब्जा कैसे करती गई। उसका एक रीजन क्या है, हमारी जो सोशल इकोनॉमिक लाइफ है। योर आंसर शुड बी फ्रॉम द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। उसमें क्या है, जो हमारा प्रोग्रेस था इकोनॉमिकली एंड सोशली, वो ऐसा नहीं बिल्कुल एडिक्वेट पेस, जिस शब्द को ध्यान में रखिएगा। हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वह ऐसा बिल्कुल नहीं थी, वो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वह एडुकेट, उसका जो पेस था वह पेस एडुकेट नहीं था। पेस जो है उसका उतना ज्यादा नहीं था। तो एक हमारे पास था कि भाई ऑफ कर दो आप लोग अपना अपना माइक प्लीज, लेट मी टीच। इतने दिन से आप लोग क्लास कर रहे हो, आपको क्लास का डिकोरम समझना चाहिए ना। तो जो हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस था वह एडुकेट पेस नहीं था, इट वाज नॉट एक अच्छी गति पे नहीं था। हिंदी कहना तो जो इंक्रीजिंग रेवेन्यू डिमांड्स थी, मार्चेस एंड काउंटर मार्चेस ऑफ राइवल आर्मीज, ऑपरेशन बाय नोबल्स मेड पीपल लाइक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब फॉरेन पावर्स हमारे ऊपर कब्जा कर रही थी तो जो हमारे लोग थे उससे कोई मतलब, हमारा लोअर स्टेटस था उसके पास क्या था, उस पे हम रेवेन्यू डिमांड बढ़ाते जा रहे थे। आई हैव शोन यू हाउ द रेवेन्यू डिमांड हैज इंक्रीज्ड इवन एट द टाइम ऑफ रणजीत सिंह। इवन एट द टाइम ऑफ रणजीत सिंह रेवेन्यू डिमांड वाज टू मच हाई। तो ऐसी परिस्थिति में कोई आदमी कैसे सपोर्ट कर सकता है। जो सेनाओं के मार्च और काउंटर मार्च हो रहे थे, जो एक युद्ध का वातावरण था, सेनाएं लगातार मार्च और काउंटर मार्च कर रही थी, उससे नुकसान क्या हो रहा था, उससे नुकसान ये हो रहा था कि लोगों की परेशानी बढ़ रही थी। ऑपरेशन ऑफ नोबल्स, जो बड़े लोग थे, जमींदार थे, जो नवाब थे, वह लोगों को परेशान कर रहे थे और उसका अल्टीमेट क्या हुआ, लोगों की लाइफ हेल हो गई थी। लोगों का जीवन बहुत ज्यादा कष्ट था, असमानता। एक्सट्रीम पॉवर्टी थी एक तरफ, दूसरी तरफ लग्जरियस लाइफ थी नोबल्स की। तो आम आदमी की लाइफ बहुत गरीबी में थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, और जो नोबल्स थे, जो अमीर वर्ग था, उसकी लाइफ में बहुत लग्जरी थी। इतनी असमानता थी कि व्यक्ति में असंतोष स्वाभाविक है। जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो टेक्निकली बैकवर्ड था। हमने कृषि के विकास पर कोई कार्य नहीं किया। उस समय के अगर आप राजाओं को देखें, if you see the king and nobles of that point of time, आप पाएंगे वो सब क्या थे, वह सब के सब किसी भी तरह की वैज्ञानिक प्रगति पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। देखे ना क्या, कॉन्फ्रेंस जूम फाइन बेटर। सर स्क्रीन को थोड़ा जूम कर दीजिए। ठीक है बेटर, और जूम कर दें। नो सर, नो इट्स फाइन, नो इट्स फाइन। जो इंडियन एग्रीकल्चर था वह टेक्निकली बैकवर्ड था। जो टेक्निकली बैकवर्ड एग्रीकल्चर था उससे कृषि बड़ी उम्मीद नहीं हो सकती थी। जमींदार, जागीरदार,
और जो रेवेन्यू फार्मर्स थे वो एक्सट्रैक्ट करते थे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीजेंट से। जो इंडियन विलेजेस थे क्या लार्जली वो सेल्फ सफिशिएंट थे और वह इंपोर्ट बहुत कम करते थे आउटसाइड से। और इंपोर्ट करते क्या कहते हैं, ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। वह इंपोर्ट क्या क्या करते थे, दिस लिस्ट यू हैव टू मग इट। पर रॉ सिल्क, रोज वाटर, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स, रोज वाटर दोबारा आ गया, पर्शियन गल्फ रीजन से। तो क्या होगा, सवाल कैसे बना देंगे, इसी में सवाल बना देंगे। कौन सा 18वीं शताब्दी में पर्शियन गल्फ से इंपोर्ट नहीं होता था? कॉफी, गोल्ड, ड्रग्स, हनी फ्रॉम अरेबिया, टी, शुगर, पोर्सलेन, सिल्क फ्रॉम चाइना, गोल्ड, मस्क, वुलन फूड्स, टिन, सिंगापुर, स्पाइसेस, परफ्यूम्स, अरब, शुगर, इंडोनेशियन आइसलैंड्स, आयरी, ड्रग, अफ्रीका, वुलन क्लोथ्स, मेटल, कॉपर, आयरन, लेड एंड पेपर, यूरोप। उस समय हमारी इकोनॉमी क्या थी, वह सेल्फ सफिशिएंट थी। हम क्या करते, हम इंपोर्ट कम से कम करते थे। अब जब हम कम से कम इंपोर्ट करते, उसमें क्या क्या चीजें इंपोर्ट, एक सवाल क्या बन गया, क्या क्या इंपोर्ट करते थे। अब यह सवाल कितना सोशियो इकोनॉमिक है आएगा। दूसरा सवाल क्या बन गया, क्या क्या दूसरा क्या बन गया, कहां से क्या इंपोर्ट करते थे। Got it? सवाल कैसे बन रहा है कि इंडियन जो हमारी इकोनॉमी है वह लार्जली सेल्फ सफिशिएंट थी। हम बहुत सी कम मात्रा में चीजों को बाहर से इंपोर्ट करते थे। अब हम क्या क्या इंपोर्ट करते थे, एक लिस्ट ये हो गई, और हम कहां से इंपोर्ट करते थे। अब इंपोर्ट के साथ आप एक्सपोर्ट देखते हैं। जो इंडिया का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल था एक्सपोर्ट का, वो क्या था, कॉटन टेक्सटाइल्स था, जो फेमस था ऑल वर्ल्ड में। इसके लिए फॉर देयर एक्सीलेंस एंड डिमांड एवरीवेयर। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता था, रॉ सिल्क, सिल्क फैब्रिक्स, हार्डवेयर, इंडिगो, सॉल्टपीटर, ओपियम, राइस, व्हीट, शुगर, पेपर एंड अदर स्पाइसेस, स्पेशल स्टोन। एक चीज क्या हो गई, भारत के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की लिस्ट बनानी चाहिए आपको। So you prepare a list of the import and export of India in the 18th century. Second, कहां से क्या इंपोर्ट होता था और भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता था। अब भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, अगर हम इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखें तो इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंडिया के साथ क्या था, क्योंकि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को वो इंपोर्ट नहीं करता था, इसलिए जो इसका इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स था, इसका एक स्त्री मार्केट है गवर्नमेंट। इंडिया का जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था उसका बाहर मार्केट था, एक्सपोर्ट सरप्लस था और ट्रेड ऑफ बैलेंस फेवरेबल था। यह आपको बहुत काम करेगा जब आप लिखना चाहोगे भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार के बारे में, कि ट्रेड सरप्लस था और जो एक्सपोर्ट सरप्लस था और ट्रेड ऑफ बैलेंस फेवरेबल था। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, आपने इंपोर्ट की तुलना में। इसलिए जो इसका ट्रेड ऑफ बैलेंस था, बैलेंस कैसे होता था, इंपोर्ट सिल्वर और गोल्ड। भारत में आता क्या था, सिल्वर एंड गोल्ड। तो भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था, उसका ट्रेड ऑफ बैलेंस इंपोर्ट ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो भारत अपने सामान भेजता था
और उसके बदले भारत को सिल्वर और गोल्ड की प्राप्ति होती थी। जो इंटरनल ट्रेड था, अब ये भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो आपने देखा अच्छा है। अब भारत के इंटरनल ट्रेड के साथ क्या समस्या थी? इंटरनल ट्रेड हाँ, अब सवाल क्या आएगा? भारत के आंतरिक व्यापार की समस्याएं। क्या थी? जो मेनी ट्रेडिंग सेंटर्स थे वह लूट या से कॉन्टेस्ट पावर, जो पावर स्ट्रगल, जो आपस में पावर स्ट्रगल होता था, और जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, इन दोनों के कारण इनका जो ट्रेड था वो हैम्पर करता था। कई जो ट्रेड रूट्स थे वो अनसेफ थे। इवन जो रोड्स थी इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली और आगरा वो भी सेफ नहीं थी। और जो ऑटोनोमस प्रोविंस पैदा हुए, इसमें क्या नंबर ऑफ कस्टम हाउसेस इंक्रीज हो गए। अब देखिए ये सवाल गलत हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है आपका ए बी सी। अब इस क्वेश्चन को देखें एबीसी से, इस क्वेश्चन को आप देखें, ये क्वेश्चन हो गया, ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। पहला क्या है? लूटेड, जो पावर के कंटेस्टेंट्स थे और फॉरेन इन्वेडर्स थे। तीसरा जो ट्रेड रूट्स थे वो अनसेफ थे। जो रोड थी दिल्ली और आगरा की वो सेफ नहीं थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ऑटोनॉमस प्रोविंस पैदा हो गए वो क्या कई कस्टम हाउस में इंक्रीज कर दी गए। आप ये इमेजिन करिए कि भारत को अभी आप 20 भागों में बांट, भारत जितने राज्य है सारे राज्यों में बांट दीजिए और हर राज्य अपनी कस्टम ड्यूटी लगाने लग जाए, ट्रेड खत्म हो गया। अगर व्यापारी हर राज्य में कस्टम ड्यूटी देता जाएगा तो हमारे 4-5 स्टेट क्रॉस करके अपना माल ले जा रहा है, खत्म हो जाएगा, कुछ उसका बचेगा ही नहीं। अब ये सवाल फिर इंपॉर्टेंट आ गया कि किसने किसको लूटा। अगर आप प्री का सवाल देखिए, ऐसी सवाल निकाल, दिल्ली को किसने किया? नादिर शाह ने। दिल्ली और मथुरा अहमद शाह अब्दाली, आगरा जाट, सूरत गुजरात दक्कन मराठा चीफ, सरहिंद बाय सिख। अब इसको फिर बढ़ाइए सवाल, ए बी सी डी। ये क्या हो गया? दिल्ली मथुरा, बी सूरत गुजरात, सी नादिर शाह अब्दाली जाट। और क्वेश्चन इज क्लियर नॉट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर और नॉट क्लियर? पता है क्वेश्चन क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? अब जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, ये लगातार प्री का सवाल चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे, ढाका एंड बंगाल, मुर्शिदाबाद बंगाल, पटना बिहार, सूरत अहमदाबाद भरूच गुजरात, चंदेरी मध्य प्रदेश, बुरहानपुर महाराष्ट्र, जौनपुर वाराणसी लखनऊ आगरा यूपी। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि टेक्सटाइल ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करता था। टेक्सटाइल एक इंपॉर्टेंट आइटम था जो आप पढ़ेंगे आगे जब भारत का आर्थिक विकास आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, ये भी आप याद रखना, ये जस्ट मगे मुल्तान एंड लाहौर इन पंजाब,
मसूलीपट्टनम, औरंगाबाद, चिकापुर एंड विशाखापट्टनम आंध्रा। तो आंध्रा भी हो गए, आंध्रा भी हो गए, मुल्तान लाहौर पंजाब में हो गए, बैंगलोर कर्नाटका में, कोयम्बटूर एंड मदुरई तमिलनाडु में, कश्मीर सेंटर था वुडन मैन्युफैक्चरिंग का। ये सवाल आ चुका है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी महाराष्ट्र, आंध्रा एंड बंगाल। परफेक्ट क्वेश्चन है ये फॉर बोथ एग्जाम, आईएएस और पीसीएस। अब ये परफेक्ट क्वेश्चन क्यों है? यह जो अपना लगता है ये हमने गलत लगा दिया है कमेटी। ये जो अपना ये सिस्टम था महाराष्ट्र का, आंध्रा का, बंगाल का, उसको अगर हम देखें तो उस समय जो अपने पास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसका ये क्या क्या सिस्टम था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहां तक आ गई, यहां तक आ गई, फिर क्या कहते हैं शिप बिल्डिंग आ गई, और कश्मीर में आ गया वुडन मैन्युफैक्चरिंग। जो एजुकेशन सिस्टम था वो डिफेक्टिव था, यह ट्रेडिशनल था और आउट ऑफ टच था। जो डेवलपमेंट हो रहा देश से, जो व्यस्त था, वह कन्फाइंड था लिटरेचर में, लॉ में, रिलीजन में, फिलोसफी में, लॉजिक में, और इसमें जो फिजिक्स की और लिटल साइंस नहीं हुआ करता था। एलिमेंट्री जो एजुकेशन था वो क्वाइट वाइड स्प्रेड था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा 1813 में कि इंडियन के पास एक जनरल सुपीरियर इनोवेटिव, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है कि जो इंडियंस है उनके पास एक जनरल सुपीरियर नॉलेज है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक का, देन कॉमन पीपुल, देन हीरो। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये यानी चांस बहुत ज्यादा है। सोशल कल्चर लाइफ का था, कास्ट वाज सेंट्रल फीचर था, फैमिली सिस्टम में फैमिली पैट्रियार्चल था, केरला के पास पैट्रियार्क था, आउटसाइड केरला वुमेन को कंप्लीट मेन कंट्रोल में रहना पड़ता था। रिवाइवल ऑफ मलयालम लिटरेचर हुआ, त्रावणकोर रूलर थे अंडर मार्तन वर्मा एंड राम वर्मा हुआ। वन ऑफ द ग्रेट प्रोडक्ट केरला, कुंचन नाम्बियार, इन्होंने लिखा पॉपुलर पोएट्री लैंग्वेज ऑफ डेली यूजेस। 18th सेंचुरी में केरला ने विटनेस किया द फुल डेवलपमेंट ऑफ द कथकली लिटरेचर, ड्रामा एंड डांस। जो पद्मनाभपुरम का जो पैलेस है उसमें रिमार्केबल आर्किटेक्चर है, मुगल पेंटिंग है। यह 18वीं शताब्दी में बना। तयुमानवरम, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट ऑफ सितार। अब सितार पोएट्री क्या होती है ये आपको जानना जरूरी है। सितार पोएट्री क्या थी? इसमें प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एब्यूज ऑफ द टेंपल रूल्स इन इंडिया था। जो टेंपल में कास्ट के आधार पर प्रवेश नहीं करते थे उसके बारे में इसको लिखा गया उस समय। म्यूजिक, पोएट्री, डांस, ये फ्लोरिश किया अंडर द पैटर्न ऑफ द तंजौर कोर्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। आसाम लिटरेचर डेवलप हुआ अहोम किंग के पैट्रोनेज में। जो दयाराम थे वो ग्रेट पीस गुजरात के। हीर रांझा लिखा वारिस शाह ने। सिंधी लिटरेचर का पीरियड था अचीवमेंट का। शाह अब्दुल लतीफ इन्होंने कंपोज किया फेमस कलेक्शन ऑफ द पोएम रिसालो। संचर एंड सामी ये अदर ग्रेट सिंधी पोएट्स थे उस दौर के। मेन वीकनेस थी इस समय की कि जो इंडियन कल्चर था वह इंडियन कल्चर लेस ऑफ साइंस इंडिया फार बिहाइंड फ्रॉम वेस्ट से। साइंस के फील्ड इंडिया बहुत पीछे चल रहा था। देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर पावर एंड वेल्थ, लेकिन इकोनॉमिक डिक्लाइन और सोशल बैकवर्डनेस था और कल्चरल स्टैग्नेशन हो रहा था। वह डीप एंड हार्मफुल इम्पैक्ट था जो मॉरल सेक्शन ए बाबा Who is this? जो मेनी ऑफ द नोबल्स थे वो उस समय जो नोबल्स थे उनके पास कोई चरित्र नहीं था। इनके लिए कॉमन पीपल के पास एक अच्छा चरित्र था। हिंदूज और मुस्लिम के बीच एक अच्छा संबंध था। नाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस यू नोट डाउन। लिखिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर वर्सनिंग ऑफ स्टेट फाइनेंसेस ड्यूरिंग रेन ऑफ बहादुर शाह। राधा दूसरा क्वेश्चन प्लीज। राधा तरुण ब्लॉक सुबह ब्लॉक सुबह। बहादुर शाह नोन एज शाहे बेखबर क्यों कहा जाता था? क्योंकि
क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो किसी को डिस्प्यूट नहीं करना चाहते थे। इन द रेन ऑफ जहांदार शाह, जुल्फिकार शाह इनकरेज किया इजारा, जो मैंने पढ़ाया था अरबी फॉर्मेट। अंडर दिस सिस्टम इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग, आपको ने उसे पढ़ाया था, सेम क्वेश्चन लिखा है कि इजारा सिस्टम क्या होता था। जहांदार शाह के रेन में एक कौड़से थे लाल कुंवर, एक वेश्या की लाल कुंवर, वह सारे अफेयर को डोमिनेट करती थी। मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ मुगल फोर्सेस एट द हैंड ऑफ नादिर शाह, ये क्या था, ये सवाल तैयार करिएगा। नादिर शाह की डिवीजन का क्या प्रभाव हुआ? मराठा तीसरी बैटल ऑफ पानीपत में वो प्रैक्टिकली डिफीट इनेविटेबल थी। व्हाई? वह क्यों? उनकी जो हार थी सुनिश्चित थी। रीजन रिस्पॉन्सिबल वर्सनिंग द कंडीशन ऑफ इंडियन पीजेंट्री, जो 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में इंडियन पीजेंट्री हालत खराब का रीजन क्या था? रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर stagnation of trade industry in 18th century. I'm just ending this session. I will start another session, and then we'll start the next chapter, the European coming of the European traders. अब ये इसमें से सवाल अक्सर आते हैं, और सवाल आने का कारण क्या है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे इतिहास को समझने का। अगर हम यह देखने की कोशिश करें, जो कॉमर्शियल कॉन्टेक्स्ट था इंडिया और यूरोप के बीच, वह कॉमर्शियल कॉन्टेक्ट बड़ा पुराना था। वह लैंड रूट के थ्रू हुआ करता था, और वह जो लैंड रूट के थ्रू कॉन्टेक्ट हुआ करता था, वह ऑक्सिस वैली से सीरिया इजिप्ट जाया करता था। अब जो न्यू सी रूट डिस्कवर किया वास्को डी गामा ने 1498 में वाया केप ऑफ गुड होप में, वह कालीकट पे लैंड किया 21 मई 1498। जो ओल्ड ट्रेडिंग, अब यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि न्यू ट्रेड रूट खोजने की जरूरत क्यों पड़ी। जो ओल्ड ट्रेडिंग रूट था बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, वह कंट्रोल में आ गया टर्किश के, जो टर्किश में के कंट्रोल में आ गया। अब टर्किश के कंट्रोल में आ गया जब ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया एशिया माइनर को और कैप्चर कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल को इन 1453। तो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस थे और जेनेवा थे, उन्होंने ट्रेड को मोनोपोलाइज कर लिया। जब ट्रेड मोनोपोलाइज हो गया तो ट्रेड बिटवीन यूरोप और एशिया, जो ट्रेड यूरोप और एशिया के बीच मोनोपोलाइज हो गया, तो उन्होंने रास्ता देने से इनकार कर दिया। तो अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि जो ट्रेड रूट का खोज शुरू क्यों हुआ, व्यापारिक कारणों से ट्रेड रूट का आरंभ शुरू हुआ। जो व्यापारिक कारण थे, एनी प्रॉब्लम? नो। जो व्यापारिक कारण थे, उन कारणों के कारण ट्रेड रूट स्टार्ट हुआ। जो ओल्ड ट्रेडिशनल, अब आपका सवाल ऐसे बनेगा, जो ओल्ड ट्रेडिशनल रूट थे, जो लैंड के द्वारा व्यापार किए जाते थे, जो यूरोप और एशिया के बीच थे, वह जब वहां एक राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उस राजनीतिक परिवर्तन के पश्चात उस रूट से जाने समस्या उत्पन्न हुई। तब उन्होंने एक नए सेफ रूट की खोज शुरू की, और जो इंडिया का स्पाइस आइसलैंड था उसके बारे में लोगों को पता लगा। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने सर्च करना शुरू किया न्यू सेफर सी रूट्स टू इंडिया एंड द स्पाइस आइसलैंड इंडोनेशिया, जिसको कॉमनली ईस्ट इंडीज कहा करते थे। अब वो चाहते क्या थे? अब देखिए, ट्रेड रूट चाहते क्यों थे? जो अरब का और वेनेशियन ट्रेड की मोनोपोली थी, जो ट्रेड की मोनोपोली थी, उसको वह तोड़ना चाहते थे। अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि यह सी रूट खोजने का काम क्यों शुरू हुआ, तो वह ब्रेक करना चाहते थे अरब के और वेनेशियन के ट्रेड मोनोपोलीज को, तो और बाईपास करना चाहते थे टर्किश फैसिलिटी को। इस कारण उन्होंने ओपन डायरेक्ट रिलेशन ईस्ट के साथ इस्टेब्लिश करना चाहा। तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट रिलेशन प्रॉफिट।
क्लियर? तो पहला ही सवाल क्या दिमाग करना चाहिए कि एक नए सी रूट की या नए रूट की खोज क्यों शुरू हुई? वह ट्रेडिंग का एक व्यापार का इशू था। जो ओल्ड ट्रेड रूट था वह राजनीतिक कारणों से इनके नियंत्रण में रह गया था। वेस्टर्न यूरोप के स्टेट और मर्चेंट्स थे, उन्होंने एक नए सेफर रूट की शुरुआत शुरू कर दी और वह इंडिया के और जो स्पाइस आइलैंड थे इंडोनेशिया में, वहां पर वह आना चाहते, ईस्ट इंडीज बनाना चाहते थे और वह अरब और वेनेशियन का जो ट्रेड मोनोपोलीज था उसको बाईपास करके वह डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते थे। अब यह एक रीजन था कि यूरोप टुवर्ड्स ईस्टर्न ट्रेड हैज बीन स्टार्टेड। सवाल क्या हो गया? व्हाट इज क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यूरोप एंड ईस्ट ट्रेड? यूरोप और ईस्ट के मध्य में ट्रेड कैसे होने लगा? यूरोप और ईस्ट में ट्रेड कैसे होने लगा? जो फर्स्ट स्टेप लिया वह पुर्तगाल और स्पेन ने लिया। पुर्तगाल और स्पेन को स्पॉन्सर किया वहां की गवर्नमेंट ने, और जो वह समय जो हमने रेनेसां के समय पढ़ा कि जो एक ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हो रही थी वह स्टार्ट हो गई। तो रीजन फॉर सर्च ऑफ जो रूट था टू इंडिया बाय पोर्चुगीज, जो पुर्तगाल का रूलर थे डॉन हेनरिक, उन्होंने अटेम्प्ट किया टू सर्च द डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया और उनका दो ऑब्जेक्ट था। अब ऑब्जेक्ट क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट? व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट? जो पुर्तगाल के शासक हेनरी थे वह क्यों सी रूट ढूंढना चाहते थे? उनके दो ऑब्जेक्ट थे। एक क्या थे? वह अरब्स को निकाल बाहर कर देना चाहते थे। अरब्स और यूरोपियन कंपटीशन ऑफ ट्रेड, जो आउटस्कर्टेड अरब्स एंड यूरोपियन कंपटीशन ऑफ ट्रेड्स। अब यूरोपियन कंपटीशन थे कौन थे? वेनेशियन, क्यों? ल्यूक्रेटिव ट्रेड, जो एक ल्यूक्रेटिव ट्रेड था उसका। दूसरा, टू कन्वर्ट अफ्रीकन एंड एशियन इंडो क्रिश्चियनिटी। इसको मत मिस करिएगा। बैलेंस ऑफ पावर, अगर हम एक बड़ी कायनात को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, अगर हम टर्क्स और अरब्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो जनसंख्या के आधार पर हमारी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इफ योर क्वेश्चन इज कमिंग कि why there was a search for route towards India by Portuguese, तो first आप बोलोगे trade, second religion. First is trade and second is the religion. Clear हुआ? Yes or no? It's clear, not clear? कि जो सवाल जहां से गलत हो सकता है, that I'm trying to catch. ये चांस बहुत कम है कि आप इस पे टिक लगाओ, बहुत कम चांस है। अनलेस अनटिल आपने पढ़ा हो, चूंकि धर्म परिवर्तन का सारा मामला मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग हैं वह धर्म परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो जो उन्होंने ट्रेड रूट खोजने की कोशिश की, उस ट्रेड रूट खोजने के पीछे एक इच्छा क्या है कि वह धर्म परिवर्तन करा के बैलेंस ऑफ पावर को कंट्रोल करेंगे। अब 1492 में अब ये सवाल आ चुका है कि कोलंबस कहां का था। इन 1492 कोलंबस ने इंडिया की तरफ चलने के लिए अपना रास्ता आरंभ किया, लेकिन वो इंडिया के बजाय वो अमेरिका पहुंच गया। 1497 में वास्को डिगामा, दूसरा सवाल, वास्को डिगामा कहां से चला था? लिस्बन। जितने सवाल बन सकते हैं आपको सब मैंने डाला हुआ है। वास्को डिगामा लिस्बन से चला एक डायरेक्ट सी रूट इंडिया से प्राप्त करने के लिए। 1498 में वास्को डिगामा ने डिस्कवर किया ए न्यू एंड ऑल सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। तो 1497 में चला, फिर 1498 में उसको डिस्कवर किया एक नया सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, और वह सेल किया वाया द केप ऑफ गुड होप।
और वो कालीकट पहुंचा। जब वो यहां से वापस आता है तो उसने जो अपने कार्गो तो 60 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ हिज वॉयज। इस सारे फिगर्स और सेंटेंस याद करिए, कहीं भी आ सकते सवाल में। तो जब वापस गया तो वह अपने पूरे कार्गो का जो सामान था उसमें उसको 60 गुना फायदा हुआ। और 17 और 18 सेंचुरी में विटनेस किया इनॉर्मस इंक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड। वास्को ड गामा को वेलकम किया जेमुरिन में। कौन थे? रूलर ऑफ कालीकट थे। जो जेमुरिन थे रूलर ऑफ कालीकट, उसको वास्को ड गामा को वेलकम किया गया। और जो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल arrived in 1500 and Vasco also settled in 1502। अब देखिए अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वास्को ड गामा एक बार आया है 1498 में, 1500 में आया है। आप सर्च करिएगा वास्को ड गामा कितनी बार आया इंडिया में। सवाल आ चुका 2021 में, मैंने पढ़ाया है क्लास में। पेट्रो अल्वारेज आए 15 में, वास्को अगेन आया 150 में। और उन्होंने स्टैब्लिश किया ट्रेडिंग स्टेशंस। कहां पे? कालीकट, कुन्नूर एंड कोचीन। कालीकट, कुन्नूर और कोचीन में अपने ट्रेडिंग स्टेशन उन्होंने स्टैब्लिश किए। जो पुर्तगाल का इनिशियल ऑब्जेक्टिव, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पुर्तगाल? अगेन सी, पुर्तगाल का इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज द इनिशिएटिव ऑफ पुर्तगाल? स्पाइस ट्रेड। लेकिन आफ्टर कार्बस वॉयज she decided to divert all trade of the east. Just see the circle portion, जो सर्किल पोर्शन उसमें आप ध्यान रखिए। पुर्तगाल का इनिशियल ऑब्जेक्टिव था टू सी द स्पाइस, लेकिन आफ्टर कार्बस वॉयज डिसाइडेड किया all the trade of the east with Europe. It was not yesterday that command over the eastern trade would not be established by sending an annual fleet और एक आइसोलेटेड फ्यू आयल फैक्ट्रीज बनाया गया। और यहाँ पर एक न्यू पॉलिसी अडॉप्ट होती है 1505 में, एक 3 ईयर टर्म के गवर्नर को अपॉइंट। Now understand this paragraph. Now understand this paragraph. कि पुर्तगाल का इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या था? पुर्तगाल का इनिशियल ऑब्जेक्टिव था कि वह ईस्ट के स्पाइस ट्रेड पर कब्जा करेगा। लेकिन जो गार्बल का वॉइस आता है 1500 में, उन्होंने डिसाइड किया कि स्पाइस ट्रेड नहीं, यूरोप का ईस्ट का सारा व्यापार कंट्रोल करते हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि यह कार्य बगैर एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के बनाए नहीं हो सकता है। यह कार्य एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के बनाए बगैर नहीं हो सकता है। तो इसलिए पुर्तगाल ने एक परमानेंट एस्टेब्लिश बनाने की कोशिश की और यह सोचा कि अगर हम एक फ्लीट हर साल भेजते रहेंगे, उससे हम व्यापार पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। वी नीड एन एस्टेब्लिशमेंट इन द इंडिया। Keeping in mind this fact, they have started thinking to have an establishment in India। और उन्होंने एक पॉलिसी ड्राफ्ट की इन 1505 में और उन्होंने अपॉइंट किया गवर्नर फॉर 3 years। जो फर्स्ट गवर्नर था पुर्तगाल का वो था फ्रांसिस डी अल्मेडा। और 1509 में अल्बुकर्क बने गवर्नर पोर्चुगीज टेरिस इंडिया। इन्होंने 1510 में यह सवाल आ चुका है गोवा किससे कैप्चर किया? 1510 में कैप्चर किया गोवा फ्रॉम बीजापुर और गोवा बन गया कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज सेटलमेंट इंडिया। अब अगेन यू सी दिस पैराग्राफ, यू सी एवरी पैराग्राफ हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशन टू एक्सप्लेन। कि जो फ्रांसिस डी अल्मेडा थे वो पहले गवर्नर बने और 1510 में अल्बुकर्क को गवर्नर बनाया गया पोर्चुगीज टेरिटरी ऑफ इंडिया में। उन्होंने बीजापुर से गोवा जीता और गोवा बिकेम द कैपिटल ऑफ द पोर्चुगीज सेटलमेंट इंडिया। अब जो अल्बुकर्क का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। अल्बुकर्क ने कैप्चर किया मलाक्का एंड सीलोन
बिल्ड किया फोर्ट एट कालीकट, और जो पॉसिटी ऑफ मैन पावर थी, अब एक बड़ी पॉलिसी आती है, एक बड़ी पॉलिसी आती है कि इनका लोकल्स के साथ रिलेशन स्टेब्लिश होने लगता है। वो क्यों होता है? कि जो पॉसिटी ऑफ मैन पावर थी पुर्तगाल के पास, वहां मैन पावर थी नहीं, छोटा शहर था, छोटा देश था, तो उन्होंने इस बात को इनकरेज किया कि जो उनका लोअर क्लास है, जो उनका लोअर क्लास है, वह यहाँ के कंट्रीमैन, यहाँ की महिलाओं से विवाह करे। और उसने मेंटेन किया ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद विजयनगर, और ये कोशिश किया कि भोजापुर की उसकी भूल प्राप्त हो जाए, और उसने क्रिएट किया रेगुलर बॉडीज ऑफ ट्रेन ट्रूप्स फ्रॉम एमंग इंडियंस। तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हैज अ पॉलिसी स्टेटमेंट। जहां भी पॉलिसी स्टेटमेंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इट इज ए पॉलिसी स्टेटमेंट कि जो भी पुर्तगाल के पास मैन पावर की कमी है, तो उन्होंने इनकरेज किया जो पुर्तगाल का लोअर क्लास है वह यहाँ के महिलाओं से विवाह करे। अब चूंकि उसको यहाँ पर अपने को विकसित करना था, तो विजयनगर के साथ उन्होंने मित्रता का संबंध किया, बीजापुर संबंध सुधारने की कोशिश की, और जो यहाँ के लोकल बॉडीज थी उनको उन्होंने ट्रूप्स के ऊपर ट्रेन करने की कोशिश किया। 1515 में 1550 he died, leaving the Portugal and strongest naval power in India. अब अलगुर का जो सक्सेसर थे, अब आप याद रखिए गवर्नर का कालक्रम, गवर्नर का क्रम, अल्मेडा क्रोनोलॉजी ऑफ द गवर्नर्स, ये आपको पूरा याद करनी पड़ेगी। अब अल्मेडा, अलगुर, और इनका उत्तराधिकारी हुआ है नुनो द चूहा। उसने डेवलप किया कॉमर्स ईस्टर्न कोर्ट में, और उसको मिला काठियावाड़ की गॉड पोजीशन ऑफ ड्यू इन काठियावाड़। जो सक्सेसर से अलगुर के, उन्होंने एस्टेब्लिश किया पोर्चुगीज में, कहां पे? दमन, सालसेट एंड Bombay on the east coast and St. Thomas near Madras and Hooghly Bengal on the east coast. तो आप क्या तैयार करोगे? Portuguese settlement on the west coast and east coast. सवाल इसी तैयार होते हैं। जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में दोनों का सेटलमेंट क्या थे, तो दोनों वेस्ट कोस्ट पे क्या सेटलमेंट किए और ईस्ट कोस्ट में क्या किए। पुर्तगीज जो पावर थी वो डिक्लाइन की इंडिया में बाय एंड ऑफ 16th सेंचुरी, और उन्होंने सारी पोजीशन लूज कर दी एक्सेप्ट गोवा, दीव एंड दमन। अब पुर्तगीज क्यों यहाँ पे असफल हुए? वन क्वेश्चन इन अंडरस्टैंड, ये असफल क्यों हुए? ये इनके पास रिलीजियस फैंडिज्म था। जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे, जिन्होंने यहाँ पे कैथोलिक धर्म को आगे बढ़ाया, इनके बारे में कुछ 4-5 महत्वपूर्ण चीजें हैं। डिस्कवरी ऑफ द केप रूट गिव ए ग्रेट बेनिफिट पोर्चुगीज। अब आप इनके बारे में 4-5 महत्वपूर्ण चीजें आप सर्च करिएगा। जो डिस्कवरी है केप रूट की, उसने एक ग्रेट बेनिफिट दिया पोर्चुगीज को। अब पोर्चुगीज स्टार्टेड कोएर्सिव मेथड, जो इनका कोएर्सिव मेथड था, और इंट्रोड्यूस किया है न्यू कॉन्सेप्ट कंट्रोल एक्सक्लूसिव सी रूट। सी रूट को कंट्रोल करो और मैरीटाइम ट्रेड को कंट्रोल करो। जो लैंड बेस्ड एम्पायर थे एशिया में, उन लैंड बेस्ड एम्पायर के लिए उन्होंने सी रूट को, मैरीटाइम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अब उसके लिए क्या करते थे कि अगर आपको सी रूट या मैरीटाइम को यूज करना है तो आपको एक ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। जो ट्रिब्यूट वाज डिमांडेड फ्रॉम एशियन ट्रेडर्स एंड देयर शिप्स, और जो पुर्तगीज थे वो अलाउ करते थे डायरेक्टेड विद यूरोप टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटेक्शन फॉर ओवरलैंड फॉरवर्ड रूट। तो आप क्या कह सकते हैं कि पुर्तगीज ने सी रूट पर ऐसा कब्जा किया कि उन पर उनका एकाधिकार हो गया। फिर अगर किसी को सी रूट पर कब्जा व्यापार करना है तो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पुर्तगीज।
then this system, Cartesian system, appear. It is the question of often asked at the examiner. What is the Cartesian system? इस कार्टेज सिस्टम का क्या था कि जो भी इंडियन शिप सेल करेगी टू ए डेस्टिनेशन नॉट रिजर्व्ड बाय द पोर्चुगीज फॉर देयर ओन ट्रेड। एक तो क्या होता था, पुर्तगीज का अपना ओन ट्रेड का डेस्टिनेशन था, उसके अलावा जो और कोई रास्ता था, जो भी रास्ता जो पुर्तगीज ने अपने लिए नहीं कवर किया है, उसके लिए आपको पासेस बाय करने पड़ेंगे। किससे? पोर्चुगीज वायसराय ऑफ गोवा या पोर्चुगीज कैप्टन ऑफ द सीज। अगर यह अवॉइड किया गया तो जो मर्चेंटाइज है इंडियन शिप की, उसको कन्फिस्केट कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर नॉट क्लियर? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्यों? अगर हर सवाल के पूछे जाने के रीजन समझिए तो आपको समझ आ जाएगा सवाल पूछा क्यों जा रहा है। यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। पुर्तगीज का ये अन्याय था, ये क्वेश्चन था। उन्होंने सी रूट को कब्जा कर लिया। अब सी रूट पर आपको अगर कोई काम करना है, ट्रेड करना, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पोर्चुगीज। उन्होंने कार्टेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि एक तो सी रूट है जिसपे पुर्तगाल का ही अपना माल जाता है, दूसरा जो पुर्तगाल रिजर्व नहीं है, अगर उस पर आपको जाना है तो यू अप्लाई कार्टेज। अब इसको आराम समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली दिस, व्हाट इज कार्टेज सिस्टम। नॉट रिजर्व बाय द पोर्चुगीज फॉर देयर ओन ट्रेड। यहीं से आपको गलत करा देंगे सवालों। बाय पासेस if avoided ship seized and confiscated। अब देखिए, जब तक आप ये डिफरेंस नहीं समझो सवाल गलत हो जाएगा, यूपीएससी गलत करा देगी। अब इसको इसी से प्ले कर देंगे। नॉट रिजर्व फॉर देयर ओन ट्रेड, बस यही गलत करा देंगे, सिर्फ यही गलत करा देंगे। नॉट रिजर्व फॉर देयर ओन ट्रेड, तो कार्टेज क्या है? उनके अपने रिजर्व ट्रेड के नहीं है। सेलिंग टू ए डेस्टिनेशन नॉट रिजर्व बाय फॉर देयर ओन ट्रेड, अपने ट्रेड जो रिजर्व नहीं है उसके अलावा अगर चाहते हो तो आपको पासेस बाय करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? इन 1534 पुर्तगीज ने सिक्योर किया परमिशन अपनी फैक्ट्री को बुल्ड करने का एट सटगांव एंड चिटगांव। कहां पर किया? सुल्तान बंगाल से किया। शाहजहां ने हुगली को 1332 कब्जे। ये सवाल बहुत आता है। शाहजहां ने हुगली को 1332 में कैप्चर कर लिया। अब उसके बाद पुर्तगीज पावर डाउन होने लगी। रीजन क्या था पुर्तगीज पावर के डाउनफॉल का? एक तो क्या था, वो स्मॉल कंट्री थी और वो बहुत ज्यादा मैन पावर प्रोवाइड नहीं कर पाती थी। जो जर्नी थी फ्रॉम इंडिया इतनी ज्यादा कष्टकारक थी कि जो मॉर्टेलिटी रेट था ऑन क्राउडेड व्हीकल्स पे वह 40% से ज्यादा देता था। उनका जो रिलीजियस टॉलरेंस था, वो रिलीजन का इनटॉलरेंस था, वो बहुत खतरनाक था। और वह एक एफिशिएंट सिस्टम को इवॉल्व करने में असफल रहे और करप्शन एक मेन काज था उनके लिए। और जो पुर्तगीज नेवल एसेंडेंसी थी इन इंडियन ओशियन, उसको सक्सेसफुली चैलेंज किया डच ने और इंग्लिश ने। जो डिस्ट्रक्शन था पुर्तगीज सेटलमेंट एट हुगली और जो कॉन्क्वेस्ट चिटगांव बाय द मुगल, उन्होंने एक बहुत बड़ा विरोध दिया पोर्चुगीज प्रेसिडेंट को बंगाल के। अब यहां से यहां तक आ गया रीजन फॉर द पोर्चुगीज। अब देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी,
ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऑप्शन ओ। अब एग्जामिनर हमेशा सारे ऑप्शन नहीं देता, कोई ना कोई ऑप्शन छोड़ देता है, अब उसमें हटा के देगा, इसको हटा देगा। पुर्तगाल की शक्ति का डिक्लाइन क्यों हुआ? ए, वह एक छोटा देश था, उसके पास सफिशिएंट मैन पावर नहीं था। बी, जो जर्नी थी पुर्तगाल की और ईस्ट के बीच, वह इतनी कष्टदायक थी कि उसमें अधिकांश लोग मर जाया करते थे। सी, पुर्तगाली एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन देने में फेल रहे। डी, पुर्तगाली इनटॉलरेंट हुआ करते थे। ये हो गया 4। इसी को आप फिर रोटेट कर दीजिए। रीजन फ्रॉम द डिक्लाइन पोर्चुगीज पावर। ए, उनके पास एडिक्वेट मैन पावर नहीं था। बी, यात्रा बहुत ही कष्टकारक थी। सी, उन्होंने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया। डी, वो रिलीजियस इनटॉलरेंट थे। इसी को फिर स्विच कर दीजिए। पुर्तगाली असफल क्यों हुए? ए, उन्होंने एफिशिएंट कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया। बी, उनकी जो नेवल सुप्रीमेसी थी डच ने और इंग्लिश ने चैलेंज कर दी। सी, मुगलों का जो हुगली पर आक्रमण हुआ उससे पुर्तगाली बहुत कमजोर हो गए। अब देखिए सवाल गलत कैसे करा सकते हैं। अब आते हैं सी वाले पर, चैलेंज बाय डच और इंग्लिश। एक सवाल में डच और इंग्लिश लिख दो, एक में सिर्फ डच लिख दो, एक में सिर्फ इंग्लिश लिख दो, और एक में इंग्लिश, डच और फ्रांसीसी लिख दो। सवाल गलत हो गए। ए, बी, सी, डी। गॉट इट? अब फ्रांसीसी क्यों नहीं सकता है? फ्रांसीसी आए नहीं इसमें, फ्रांसीसियों के आने पहले खत्म हो गई है। और मुश्किल करना है, इसमें आप डेज जोड़ दो, इसको और मुश्किल करना है, तो और मुश्किल कर देते। ए, डच, बी, इंग्लिश, सी, डेन्स, डी, फ्रांसीसी, डच। अब क्या सवाल यहां बन रहा है? सवाल यहां बन रहा है कि जो पुर्तगीज नेवल एसिस्टेंसी थी इंडियन ओशियन में, वह सक्सेसफुली चैलेंज हो गई। किसने चैलेंज किया? अब आंसर क्या होगा? आंसर ए, आंसर बी, ए बी सी, आंसर सी, ए बी सी डी, आंसर डी, सी। ये सवाल गलत होने की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसका रीजन क्या है? कितने ज्यादा क्लोज आंसर्स पे गलती हो ही जाती। समझ आया? समझ आया? ये क्वेश्चंस, facts remain same, reason from the decline of the Portuguese. Reasons only 4 options. In these 4 options, you can juggle as you wish. अब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, टोबैको कल्टीवेशन। या इंडिया में टोबैको कल्टीवेशन लेके आए। उन्होंने इंडिया की जो शिपिंग जैसे उस प्रिपेयर कर दिया। गुजरात और पाली ने फोर्स किया टू अबैंडन द शिप कंस्ट्रक्शन, इवन आर्म रोइंग बोट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने शिप इंडस्ट्री को हैम्पर किया। कैथोलिज्म को उन्होंने स्प्रेड किया। जो कैथोलिज्म था उसका इंडिया में, उन्होंने एशिया में और वेस्टर्न कोस्ट में उनको स्प्रेड किया। जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है इन इंडिया सेट किया पोर्चुगीज ने गोवा में 1556 में। जो फर्स्ट साइंटिफिक वर्क है और इंडियन मेडिसिन प्लांट
Why you write this? It painted at Goa in 1563. Again, these are very good important points. 5 movies. Good. A, B, C, D, E. Got it? अब अगला सवाल, पोर्चुगीज सेटलमेंट का क्रोनोलॉजी क्या है? कहां कहां हुआ? कोचीन 1503, कन्नूर 1505, गोवा 1510, होर्मुज 1511, सेमराकफ 11, होर्मुज 1550, गोवा 1513, बसीम 1534, दीव 1535, दमन 1555. अगर ये आपको याद होगा ना तो आपको एलिमिनेशन फ्री मदद करेगा. जहां पूछ लेते हैं ना कि कौन सी फैक्ट्री किसकी कहां पर थी. रीजन क्या था सक्सेस होने का पोर्चुगीज का? व्हाट द रीजन? नेवल सुप्रीमेसी थी. जो नेवल सुप्रीमेसी थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी. जो इनके लैंड एरिया के इंपॉर्टेंट स्टेशंस थे वो सपोर्ट करते थे किसको? नेवल फ्लीट को. यह हॉर्स की ट्रेड में इनका मास्टरी थी. वह पॉलिटिकल वीपन था. वह उसी को हॉर्स देते थे जो इनका मित्र हुआ करता था. अपने इनके जो एलाई हैं वही केवल हॉर्स बाय कर सकते थे. तो ये 3 महत्वपूर्ण 4 रीजन थे. चौथा, इनका जो मैरीटाइम पर कंट्रोल था, मैरीटाइम ट्रेड पर पूरा कंट्रोल था. दीज आर द 4 रीजंस व्हाई दे आर एबल टू सक्सेसफुल. पुर्तगीज का और मुगलों का क्या संबंध था? इन 1535 जो सुल्तान था, जो सुल्तान गुजरात बहादुर शाह था, उसने परमिशन दिया पुर्तगीज को एट ड्यू टू मेक सेटलमेंट. आज सवाल यही हो गया. अब ऊपर आइए. तब ऊपर अब ड्यू को किसने दिया परमिशन? मिल गया गुजरात सुल्तान. ठीक है, ऐसे ही नोट्स इंप्रूव होता है. दिस इज द वे हाउ यू कैन इंप्रूव द नोट्स. तो 1535 में जो दीव में उन्होंने अपना बनाया, इस सेटलमेंट को कैसे बनाया गया कि गुजरात के सुल्तान से उनको परमिशन प्राप्त हुई. 1572 जो मुगल एम्परर अकबर है एक्सेप्ट किया था फ्री ऑफ कॉस्ट कार्टेज ऑफ पुर्तगाल. मुगल एम्परर अकबर को उन्होंने कार्टेज दिया जिसको मुगल ने एक्सेप्ट किया. इसका मीन्स क्या हुआ? मुगल एक्सेप्टेड देयर सुप्रीमेसी. वेरी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन. एक्सेप्टेड देयर सुप्रीमेसी. सी में मुगलों ने पुर्तगाल की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट की और जो इस कार्टेज के कारण अकबर अपने शिप भेज पाता था रेड सी में विदाउट मेकिंग एनी ड्यूटी. यह जो कार्टेज था इसके कारण अकबर वाज एबल टू सेल वन शिप सी विदाउट मेकिंग एनी ड्यूटी. पोर्चुगीज ने 3 जेसुइट भेजे अकबर के कोर्ट को. जब अकबर कई धर्मों में विश्वास करता था, अकबर प्रार्थना सभाएं करता था, उस समय अकबर ने क्या किया? अकबर के दरबार में 3 जेसुइट्स गए. और जो पुर्तगीज के कारण जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस आता है मुगल पेंटिंग, ड्यू टू द पोर्चुगीज यूरोपियन इन्फ्लुएंस आता है मुगल पेंटिंग में. और 1632 में मुगल एम्परर शाहजहां ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया उनके फिर 4 शब्द. यही सवाल उठा के पकड़ा देंगे, हिलेगा ही नहीं. दिस क्वेश्चन विल पुट इन द फ्रेम इन द योर क्वेश्चन पर. ये क्वेश्चन टच ही नहीं हो पाएगा. जो फैक्ट से ज्यादा इसमें इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है. जो अर्ली कैपिटल एक्युमुलेशन था फॉर यूरोपियन कंट्री, वह इन द बिगिनिंग गोल्ड एंड आइवरी ऑफ अफ्रीका एंड अट्रैक्टेड द फॉरेनर्स.
जो शुरू में कैपिटल एक्विजिशन था एक कंट्री का, शुरू में वो गोल्ड और आइवरी का जो अफ्रीका था वो उन्होंने अट्रैक्ट करना था, लेकिन बहुत जल्दी ट्रेड विद अफ्रीका जो स्लेव ट्रेड आया, अंडरस्टैंड स्लेव ट्रेड ने पूरी डायनेमिक्स चेंज कर दी। शुरुआती दौर में जो इंटरेस्ट था वह गोल्ड और आइवरी का था, लेकिन जो स्लेव ट्रेड था वो पूरे सर्कमस्टांसेस को चेंज कर गया। और इस ट्रेड में मोनोपोली किसकी थी? स्पेन और पुर्तगाल की थी। बाद में इसको डोमिनेट किया डच ने, फ्रेंच ने और ब्रिटिश मर्चेंट ने। और 1650 के बाद thousands of Africans were sold as slaves in the West Indies और नॉर्थ साउथ अफ्रीका। जो स्लेव शिप थी ये क्या थी? एक ट्रायंगुलर शिप थी, एक ट्रायंगुलर ट्रेड, ये ट्रायंगुलर ट्रेड था। इस ट्रायंगुलर ट्रेड में होता क्या था? जो शिप कैरी करती थी मैन्युफैक्चर गुड्स को फ्रॉम यूरोप। अब चली शिप कहां से? शिप चली यूरोप से। इसमें क्या है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है। अब यह जो शिप यूरोप से चली जिसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड है, वह क्या हुई? वह अफ्रीका थी। यहां क्या करती है? गुड्स देती है और निग्रोस देती है। यहां अफ्रीका में आने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब यहां पे आए तो अपने गुड्स को निग्रोस से परचेज किया। अब उन निग्रोस को स्लेव्स को ले गए टुवर्ड्स एटल और एक्सचेंज किया। कहां एक्सचेंज किया? फॉर द कॉलोनियल प्रोड्यूस। उन्होंने उसको एक्सचेंज किया कॉलोनियल प्रोड्यूस को। कहां पर? जहां पर प्लांटेशन हो रहा है, प्लांटेशन, माइंस, जहां प्लांटेशन हो रहा है। और फाइनली क्या हुआ? वह ब्रॉड वेव अब इस चीज को यहां से लाए, वापस लाके यूरोप में फिर बेचा। क्लियर हुआ? हाउ द ट्रायंगुलर ट्रेड was able to help the Europe economy। कैसे यूरोप की इकोनॉमी को ये प्रभावित कर रहे हैं? जो ट्रायंगुलर ट्रेड का जो इमेंस प्रॉफिट था, उस इमेंस प्रॉफिट के कारण जो कॉमर्शियल सुप्रीमेसी हुई इंग्लैंड एंड फ्रांस की, जो इंग्लैंड और फ्रांस की जो कॉमर्शियल सुप्रीमेसी है, ये किससे है? यह इस ट्रायंगुलर ट्रेड से है। जो यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के जो सुप्रीमेसी है, उसका रीजन क्या है? प्रॉस्पेरिटी का रीजन क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द कॉमर्शियल सुप्रीमेसी। जो ट्रायंगुलर ट्रेड, अगर कॉमर्शियल सुप्रीमेसी, अगर उनके पास ट्रायंगुलर ट्रेड नहीं होता, यह अगर नहीं होता, तो कॉमर्शियल सुप्रीमेसी नहीं हो सकती थी। जो एक बहुत बड़ा जो वेस्ट यूरोप की प्रॉस्पेरिटी है, वह किस पर है? वह इस स्लेव ट्रेड पर है। जो स्लेव लेबर है, जो काम करता है प्लांटेशन में, जो प्रॉफिट ऑफ जो स्लेव ट्रेड था और स्लेव और प्लांटेशन था, इसने क्या प्रोवाइड किया? इसने प्रोवाइड किया कैपिटल। इस व्यापार ने कैपिटल प्रोवाइड किया। जो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, जिसने इस कैपिटल फॉर्मेशन में फाइनेंस किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। तो हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फाइनेंस्ड? हाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फाइनेंस्ड? वाया द स्लेव ट्रेड और दिस ट्रायंगुलर ट्रेड। ट्राई टू अगेन अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली कि जो एक फाइनेंस हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को 18th सेंचुरी में, जिससे इंडिया से वेल्थ एक्सट्रैक्ट हुआ है, और इसके बाद जब ये स्लेव ट्रेड के बाद हटे तो क्या वो भारत मिल गया और इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हो लगा। और जो
इस स्लेव ट्रेड ने, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड ने जो कंट्रीब्यूशन दिया ब्रिटेन की अमीरी के लिए, वो सेम कंट्रीब्यूशन इंडिया ने दिया। जो स्लेव ट्रेड ने रोल प्ले किया फॉर कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, वही रोल इंडिया ने प्ले किया। क्लियर? क्लियर नॉट क्लियर? नहीं क्लियर हो रहा तो क्लियर नहीं हुआ। इफ नॉट क्लियर आई कैन रिपीट इट, बिकॉज दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये कॉपी में लिखना है अपने को, कहीं ना कहीं इसको लिखना ही लिखना है। वी हैव टू राइट दिस समवेयर बिकॉज वी प्रिपेयर्ड दिस विद लॉट ऑफ एफर्ट। बड़ी कोशिश से मैंने ये नोट्स बनाया आपके लिए, जो आप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई 1602 में। जो मर्चेंट्स थे इस कंपनी के वो इंडिया में आए। और जो 17th सेंचुरी में उन्होंने वन ओवर किया पोर्चुगीज को और इमर्ज किया द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोपियन ट्रेड इन ईस्ट। जो पुलिकट था उनका मेन सेंटर था, लेटर रिप्लेस हो गया भाई नागपत्तनम। जो एंग्लो डच राइवलरी थी वह तकरीबन 7 दशक तक चली। बाद में डच अपनी सारे सेटलमेंट को धीरे धीरे ब्रिटिश के हाथ में हार गए। जो डच पार्लियामेंट थी उसने एक चार्टर दिया एम्पावरिंग टू मेक वॉर, कंक्लूड ट्रीटीज एंड एक्वायर टेरिटरीज एंड बिल्ड फोर्ट्रेस। इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा। डच पार्लियामेंट ने इनको क्या दिया, ये सवाल आ चुका है और फिर आएगा। जो मेन इंटरेस्ट था डच का कहां था, वो इंडिया में ही था। इंडोनेशियन आइसलैंड, जावा, सुमात्रा में था और स्पाइस आइसलैंड में था, जहां पर स्पाइसेस प्रोड्यूस होती थी। उन्होंने धीरे धीरे टर्न आउट द पोर्चुगीज फ्रॉम, उन्होंने पोर्चुगीज को मलय स्ट्रेट से और इंडियन आइसलैंड से निकाल दिया। इन 1623 उन्होंने डिफीट किया इंग्लिश अटेम्प्ट्स को टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स देयर। उन्होंने अपने इस्टेब्लिश किए हुए ट्रेड डिपो कहां पे, सूरत, भरूच, कैरंगे, अहमदाबाद इन गुजरात, जो कि आपका वेस्ट इंडिया का पार्ट है, कोचीन इन केरला, नागपत्तनम में मद्रास, मसूलीपट्टनम आंध्रा, चिंसुरा काशी मजार बंगाल, पटना इन बिहार, आगरा उत्तर प्रदेश। उन्होंने 1658 में उन्होंने श्रीलंका को काउंटर किया फ्रॉम पोर्चुगीज। ये बहुत अच्छा सवाल है। अब पोर्चुगीज डच ट्रेड पे कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, विचार आप जान लीजिए। इन्होंने क्या किया, इन 1656 दे हैव ओपनड अप ट्रेड विद रशिया। जो राल्फ फिश थे एंड इंग्लिश ट्रैवलर और लिकोस्टे बुक जो पब्लिश 1665, ये दोनों, इन दोनों लोगों का बड़ा योगदान है कि उन्होंने, इन लोगों ने अपने देश में भारत के प्रति रुचि जगाई और ये दोनों इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करने में सफल रहे कि कॉमर्शियल पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा है इंडिया में। कॉमर्शियल पॉसिबिलिटी वो राल्फ फिश ने किया और लिकोस्टे की बुक पब्लिश हुई थी, दोनों ने किया। एक्सेप्ट फोर्ट ऑफ गिल्ड्रा एट पोलिकट, इनके सारे ट्रेडिंग पोर्ट अनफोर्टिफाइड थे। एक अब सवाल क्या हो गया, डच का कौन सा फोर्ट फोर्टिफाइड था, तो था गिल्ड्रा। बंगाल का जो फर्स्ट डच सेटलमेंट था वो पिपली में था, लेकिन सोन उनको छोड़ दिया और बालासोर में बनाया। तो भाई इन दोनों की सवाल आता है तो आंसर पिपली होगा, हालांकि बालासोर ज्यादा मिलता है। जो पोर्चुगीज मोनोपोली थी उसको डच ने तोड़ दिया। अब जो इनके पास ताकत थी वही कमजोरी हो रही। कैसे, जो इंग्लिश थे उनकी नेवल पावर फॉर रिस्पेक्टिव बिकॉज द इंग्लिश फैक्ट्रीज वेयर प्रोटेक्टेड बाय वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट।
अब अंग्रेजों के खिलाफ इनकी ताकत कमजोर क्यों थी? क्योंकि इनकी जो फैक्ट्रीज थी, इनका जो सेटलमेंट था, वो ज्यादा निस्बत थी। क्यों? इंग्लिश की जो फैक्ट्रीज थी वो मुगल से प्रोटेक्टेड थी, और जो डच कंपनीज का एडिशन था वो ओवर सेंट्रलाइज था और करप्शन था, इससे विकन हो गया। और जिनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल मैटर थे वो कंट्रोल होते थे फ्रॉम बटालिया। जो नेचर ऑफ डच जो नेचर ऑफ डच ट्रेड था, डच डिसलॉज द पोर्टुगीज फ्रॉम इंडिया ट्रेड, उन्होंने डिसलॉज किया और एक नया डायरेक्शन दिया एंड काउंटी का स्ट्रक्चर किया टू इंडिया फॉरेन ट्रेड। डच का जो इंटरेस्ट था इन स्पाइस, उन्होंने ग्रेटली प्रमोट किया एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इनका जो इंटरेस्ट था वो स्पाइस से ज्यादा टेक्सटाइल में था। और यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन है कि जो इंडियन टेक्सटाइल को वर्ल्ड का जो प्रीमियर एक्सपोर्ट आइटम बनाया है, इसका क्रेडिट जाता है डच को। डच ने इंडियन टेक्सटाइल को वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनाया, और जो एक्सपोर्ट है इंडियन टेक्सटाइल का यूरोप में, मेड सच ए डीप इंपैक्ट दैट इंग्लिश होल ट्रेड इन इंडिया वाज सिविली denounced। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक हाथ से टेप छोड़ देते हैं। इट इज ए वेरी फैक्ट लेडन। बंद कर दो ऋतिक।